नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर सुभाष चंद्र वर्मा आज आपको हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि भक्तिकालीन कवि मलिक मोहम्मद जायसी का अध्ययन करने जा रहे हैं। मलिक मोहम्मद जायसी भक्तिकालीन कवि हैं। जायसी कवि के बारे में जानकारी देने से पहले हम भक्ति काल के बारे में आपको बताएंगे। देखिए, हिंदी साहित्य का भी एक अपना इतिहास है। जैसे एक व्यक्ति का इतिहास होता है, जैसे उसका जन्म, शैशवकाल, बाल्यकाल, किशोर अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्ध अवस्था, ऐसे ही आज ये जो हम हिंदी पढ़ने जा रहे हैं या हम ये जो हिंदी पढ़ रहे हैं, इस हिंदी का भी एक अपना इतिहास रहा है। बात अगर हम करें आज से 1200-1300 साल पहले की, तो आज जो हिंदी हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और सुन रहे हैं, ये हिंदी पहले नहीं थी। हिंदी का आविर्भाव 10वीं शताब्दी से माना जाता है और हिंदी का जो इतिहास है, मैंने आपको पहले बताया कि हिंदी का आविर्भाव या हिंदी का उद्भव विकास 10वीं शताब्दी से माना जाता है। 10वीं शताब्दी से लेकर आज 21वीं शताब्दी चल रही है, यहाँ तक आते आते हिंदी में बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। और जो 1200 साल का इतिहास है, इस हिंदी के इतिहास को लिखने का सर्वप्रथम प्रयास गारसा दत्तासी ने किया, किंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ लिखकर इस परंपरा को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। वे हिंदी साहित्य का आविर्भाव संवत 1050 से मानते हैं, जबकि उनके बाद के विद्वानों ने इसका समय संवत 750 तक ले जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन किया है, हिंदी के प्रादुर्भाव का, हिंदी के आविर्भाव का, हिंदी के प्रारंभ काल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1050 से संवत 1375 तक का जो समय है, उसे हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया, जिसे हम हिंदी का आदि काल भी कह सकते हैं। हिंदी के आदि काल का नामकरण हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल कहा है। दूसरी समय जो आता है वह है पूर्व मध्यकाल, जिसे हम भक्ति काल भी कह सकते हैं। इस भक्ति काल की समय सीमा संवत 1375 से संवत 1700 तक के बीच का समय जो है, उसे हिंदी साहित्य में हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं। पिछली कक्षाओं में आपने कबीरदास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीरा, रहीम, रसखान आदि कवियों का आपने अध्ययन किया होगा। ये सभी कवि भक्ति काल के ही कवि हैं और इस काल में जितने भी कवि हुए, किसी न किसी रूप में, चाहे निर्गुण या सगुण रूप में भगवान की भक्ति की है, चाहे वो भक्ति राम की हो, चाहे कृष्ण की हो। बात हम कर रहे हैं आज मलिक मोहम्मद जायसी की। तो सबसे पहले
हम मलिक मोहम्मद जायसी के जीवन परिचय एवं उनकी रचनाओं का अध्ययन करते हैं। उसके बाद हमारे पाठ्यक्रम में उनकी रचनाओं का कुछ अंश जो हमारे पाठ्यक्रम में लगाया गया है। मानसरोवर खंड, इस मानसरोवर खंड का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमारे सामने एक बात उभर के आती है और वो है भक्ति भावना की। अब भक्ति भावना में कवियों ने किस तरह से अपने अपने तरीके से भगवान की भक्ति करने का जो प्रयास किया है, इसमें देखिए मलिक मोहम्मद जायसी जी का मानसरोवर खंड हमारे पाठ्यक्रम में लगाया गया है। उससे पहले कि हम इनके पदों का अध्ययन करें, उनके जीवन परिचय से रूबरू हम आपको करवा रहे हैं। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म संवत 1550 जायस में हुआ और भक्ति काल में दो तरह के कवि हुए हैं, सगुण कवि और निर्गुण कवि। तो जायसी जी जो निर्गुण धारा है, निर्गुण धारा के भी दो भाग हैं, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। जायसी जी प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि और सर्वश्रेष्ठ कवि थे। अमेठी का जो राजघराना है उसमें जायसी को पर्याप्त सम्मान प्राप्त था। यद्यपि जायसी काने और कुरूप थे, किंतु फिर भी प्रतिभा के धनी थे। एक बार कहा जाता है कि शेरशाह ने इनकी विकृत छवि, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जायसी काने भी थे और कुरूप भी थे, तो शेरशाह ने इनकी विकृत छवि को देखकर हंस पड़ा। तब इन्होंने कहा, मोई का हंस ही की कोह करी, कि मुझे देखकर क्यों हंसते हो। जायसी जन्म से मुसलमान भले ही थे, किंतु हृदय से हिंदू थे। इसका जीवंत प्रमाण इनकी कृति पद्मावत है। पद्मावत एक प्रेम प्रधान काव्य है। इसमें इतिहास और कल्पना का तुल्य योग है। जायसी प्रेम के दीवाने थे। प्रेम मार्ग का प्रवीण पथिक होकर भी जायसी ने हिंदू और मुसलमान दोनों को मिलाने का, दोनों की संस्कृतियों को मिलाकर एक नई संस्कृति बनाने का कार्य किया है। जायसी एकेश्वरवादी होकर भी अद्वैतवादियों की तरह आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं मानते थे। जायसी की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम, ये इनकी 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। लेकिन उनमें से पद्मावत है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। और हिंदी के प्राचीन महाकाव्य में रामचरितमानस से पूर्व पद्मावत का ही स्थान आता है। हमारे पाठ्यक्रम में जो मानसरोवर खंड है, ये उनके पद्मावत का ही एक अंश है। इसमें कवि जायसी ने पद्मावती के रूप सौंदर्य का ही वर्णन किया है। तो देखिए क्या है, एक दिवस पुण्यो तिथि आई, मान सरोदक चली नहाई, पद्मावती सब सखी बुलाई, जनु फुलवारी सबे चली आई।
कोई चंपा कोई कुंद सहेली, कोई सुकेत करण रस बेली, कोई सु गुलाल सुदर्शन राती, कोई सो बकावरी बकुचन भांति। एक दिवस, दिवस का मतलब दिन से है। पुण्यो अर्थात पूर्णमासी, मानसरोदक अर्थात मानसरोवर, जनु मानो, कोई सु मोल श्री पुह पावती, कोई जाही जूही सेवती, कोई सोन जरद, कोई केसर, कोई श्रृंगार हार नागेश्वर, को कुंजा सदबर्ग चमेली, कोई कदम सुरस सरस बेली, चली सबे मालती संग, फूली कवल कुमोद, भेदी रहे गन गंधर्व, बास परम दामोद। देखिए क्या है, एक दिवस पुण्यतिथि आई। कवि जायसी कह रहे हैं कि पद्मावती पूर्णिमा के दिन अपनी सहेलियों के साथ मानसरोवर में स्नान करने गई है। वे सहेलियां रंग बिरंगे वस्त्राभूषणों के कारण तरह तरह के फूलों वाली बेलों और पौधों जैसी लग रही है। प्रस्तुत वर्णन उनके बारे में ही है। तो देखिए क्या है, कवि कहते हैं कि एक दिन पूर्णिमा की तिथि थी। पद्मावती ने अपनी सब सखियां बुलाई। तब वे आई तो ऐसे लगती थी मानो कोई फुलवारी ही आ गई हो। एक दिवस पुण्यतिथि आई, मान सरोदक चली नहाई। पद्मावती अपने सखियों के साथ पूर्णिमा के दिन उसने अपनी सभी सखियों को बुलाया और मानसरोवर में स्नान करने के लिए पद्मावती जाती हैं। और जब उनकी सखियां जो आई हैं, वे सखियां रंग बिरंगे वस्त्राभूषणों के कारण ऐसी लग रही है जैसे कोई फुलवारी ही आ गई हो। कोई चंपा कोई कुंद सहेली, कोई सुकेत करण वृष बेली। वे सभी मानसरोवर में स्नान करने चल पड़ी। उनमें से कोई तो चंपा के समान थी, कोई कुंद, कोई सुकेत, कोई करना, कोई गुलाल, कोई सुदर्शन और कोई शकावरी, कोई मोलसरी, कोई जंगली गुलाब और कोई चमेली और कदम के पुष्प के समान थी। यहाँ देखिए कुमोद शब्द आया है। कुमोद का मतलब है सफ़ेद कमल से यहाँ लेंगे या कुमुदनी से अर्थ लेंगे। कुंद भी आया है। कुंद एक प्रकार का पौधा जिसमें सफ़ेद फूल लगते हैं। कनेर, राती का मतलब है लाल रंग से है। जाही एक प्रकार का सुगंधित फूल है। सेवती का मतलब है सफ़ेद गुलाब। और लास्ट में है आपका नागकेशर। तो वे सखियां ऐसे लग रही हैं जैसे कोई फुलवारी ही आ गई हो और विभिन्न प्रकार के पुष्पों की तरह, फूलों की तरह वो लग रही हैं। वे सब सुंदर और आनंद से युक्त हैं। सब चली सबे मालती संग, फूली कंवल कुमोद। वे जब चली तो ऐसे प्रतीत हुई जैसे मालती के संग फूली हुई कुमोद और कमल हों। उनके शरीर की सुगंध या उनके शरीर की सुंदर गंध गंधर्वों को भी प्रभावित करती थी। भेदी रहे गंधर्व कि उनके शरीर की सुंदर गंध गंधर्वों को भी प्रभावित करती थी। वे उससे परम आनंद का अनुभव करते थे। बास परम दामोद। वे गंधर्व पद्मावती की सखियों और पद्मावती के शरीर से उठने वाली
सुगंध से या सुगंध में परम आनंद का अनुभव करते थे। तो इस तरह से इस पद में कवि जायसी ने जल विहार करने के लिए सखियों के संग जाती पद्मावती का वर्णन किया है। साथ ही कवि ने प्रस्तुत पद में पद्मावती की सहेलियां कीमती वस्त्राभूषणों से सुसज्जित थी, उनके शरीर सुगंधित से युक्त थे। इस प्रकार उनका दर्शन आनंददायक था। और प्रस्तुत पद में कवि ने विभिन्न प्रकार के फूलों के नाम गिनाए हैं और शैली है वो दोहा चौपाई में लिखी गए ये पद हैं। इस पद्यांश को हम देखते हैं तो हमें एक जगह देखिए जनु शब्द आया है। जनु फुलवारी सबे चली आई। तो जहाँ जनो मनो तनु जैसे शब्द आते हैं वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और कोई चंपा कोई कुंद सहेली कोई सुकेत करण रस बेली, तो जहाँ एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। साथ ही जो भाषा की अगर हम बात करते हैं तो जायसी की भाषा अवधी भाषा रही है। गुण की अगर हम बात करें तो प्रस्तुत पद में हमें प्रसाद गुण की छटा देखने को मिलती है। अगली कक्षा में भी हम जायसी जी का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।